नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का। आज का यह वीडियो क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत इतिहास की दुनिया अर्थात हिस्ट्री पे है, जिसमें आज हम लोग अध्याय 4 भारत में राष्ट्रवाद के चौथे भाग का अध्ययन करेंगे। इस भाग में हम लोग इस अध्याय के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। पिछले तीनों भाग के वीडियोज़ में हम लोग इस अध्याय को अच्छे समझ चुके थे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो हुआ था वह क्यों हुआ था, उसके कारण क्या थे, फिर कैसे कैसे हुआ। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने इस चैप्टर में जाना। अब हम लोग जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं इन सभी को इस वीडियो में हल करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें पहले कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, फिर उसका देखिए यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, कुछ भरने वाला है, फिर 20 शब्दों में उत्तर देना है, छोटे में आंसर देना है, फिर यहाँ पे देखिए सुमेलित करना है, फिर यहाँ 60 शब्दों में उत्तर देना है, और फिर यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा यानी 150 शब्दों में इसका उत्तर देना है। तो इन सभी को हम एक एक करके हल करेंगे। आप बस मेरे साथ अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आशा करते हैं आप खुद से इसको हल करने का प्रयास कर लिए होंगे इन सभी प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी। तो गदर पार्टी की स्थापना आप पढ़ चुके हैं, लाला हरदयाल ने 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किया था। क्लियर है। अगला प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो था वह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, और यह क्यों हुआ था। तो रोलेट एक्ट का विरोध कर रही एक सभा पर जनरल डायर ने क्या किया था, गोली चलवा दिया था। ठीक है, रोलेट एक्ट जो आया था उसी का विरोध कर रहे थे पंजाब में कुछ लोग। एक सभा बुलाई गई थी जालियांवाला बाग में, और जनरल डायर जो था वह आया और अंधाधुंध गोलियां चलवा दिया सभी पर, और जितने भी लोग उस सभा में थे सभी मारे गए। इसी को जालियांवाला बाग हत्याकांड का कहा जाता है, जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, आप तो पढ़ ही चुके हैं पिछले भाग के वीडियोज़ में। अगला प्रश्न है 3 नंबर कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। तो यह जो लखनऊ समझौता था यह 1916 में हुआ था। ठीक है, इसमें लखनऊ में क्या हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक समझौता हुआ था कि अब हम लोग साथ मिलकर आंदोलन करेंगे। ठीक है, इसी को लखनऊ समझौता कहा जाता है, जो 1916 में हुआ था। ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, याद रखेंगे। चौथा नंबर प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन था सितंबर 1920 कलकत्ता में। ठीक है, यहीं पे असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है यह पारित किया गया था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन यानी सितंबर 1920 में गांधी जी की प्रेरणा से असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, इसी अधिवेशन में गांधी जी कहे कि अब असहयोग आंदोलन करने का जरूरत आ गया है। 5 नंबर प्रश्न है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ। तो यह तो आप पढ़ ही चुके हैं कि खिलाफत आंदोलन जो है यह 1920 में हुआ था, तुर्की देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था। ठीक है, असल में प्रथम विश्व युद्ध में पराजय के बाद तुर्की के जो ऑटोमन साम्राज्य थे, ठीक है, यह जो तुर्की है इस यहाँ पे ऑटोमन साम्राज्य का शासन था। ठीक है, इसको क्या किया था, ब्रिटेन ने विघटित कर दिया था, और यहाँ के सुल्तान के साथ दुर्व्यवहार भी किया जा रहा था। ठीक है, जो भारत के मुसलमानों को अच्छा नहीं लग रहा था। ठीक, तो 1919 में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। 17 अक्टूबर 1919 को पूरे भारत में उस घटना के खिलाफ खिलाफत दिवस मनाया गया। ठीक है, और 1920 के शुरुआत में यह जो खिलाफत आंदोलन था यह जोरदार तरीके से शुरू हो गया। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 6 नंबर कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है यह 1930 में दांडी यात्रा के साथ शुरू हुआ। असल में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी, कैसे, दांडी यात्रा से। ठीक है, 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से गांधी जी जो थे वो अपने 78 अनुयायियों के साथ 24 दिनों में 250 किलोमीटर की पदयात्रा के बाद 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुँचे। ठीक, और 6 अप्रैल को समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया, और यहीं से स्टार्ट हो जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्लियर है, 1930 में दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है 7 नंबर कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। ठीक, तो यह सब पढ़ चुके हैं आप कि पूर्ण स्वराज का जो मांग है वह 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। ठीक है, इस 1929 में जो लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। ठीक है, और इसी अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया था। ठीक है, और प्रतिवर्ष 26 जनवरी को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। ठीक है,
इसी अधिवेशन में। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न है 8 नंबर कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी। ठीक है, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में केबी हेडगेवार ने किया था। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। यह बाल गंगाधर तिलक के एक अनुयायी थे, केबी हेडगेवार। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 9 नंबर कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बारदोली। ठीक है, यानी फरवरी 1928 में गुजरात में एक आंदोलन हुआ था जिसको बारदोली सत्याग्रह भी कहा जाता है। इसी आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई जो पटेल थे इनको सरदार की उपाधि दी गई। ठीक है, अगला प्रश्न है 10 नंबर कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। तो आप इसको याद रखेंगे, रंपा विद्रोह जो हुआ था वह इसका आंसर होगा क 1916 में। और यह जो रंपा विद्रोह था यह दक्षिण भारत का विद्रोह है, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, यही विद्रोह 1922-24 में अल्मोड़ी सीताराम राजू के नेतृत्व में जोरदार तरीके से किया गया था। ठीक है, जब भी क्वेश्चन है रंपा विद्रोह के बारे में तो अगर 1916 है तो 1916 आप लिखेंगे क्योंकि 1916 में स्टार्ट हुआ था। और यह जो रंपा विद्रोह है यह जोरदार तरीके से 1922 से 24 के बीच में यह विद्रोह भड़का था। किसके द्वारा, तो अल्मोड़ी सीताराम राजू के द्वारा। ठीक है, मूवी RRR जो है वह इसी थीम पे बेस्ड है, रंपा विद्रोह पे ही बेस्ड है। ठीक है, आपको हम बताए थे पढ़ाते समय। तो रंपा विद्रोह में आप यह दोनों चीज़ याद रखेंगे, स्टार्ट हुआ था 1916 में और जोरदार तरीके से रंपा विद्रोह हुआ था 1922 से 24 में। किसके द्वारा, तो अल्मोड़ी सीताराम राजू के द्वारा। अब इसके बाद अगला जो प्रश्न है यह फिल इन दी ब्लैंक्स है, इसमें आपको भरना है। इसमें देखिए पहला प्रश्न है बाल गंगाधर तिलक और डैश ने होम रूल लीग आंदोलन को शुरू किया था। तो आप पढ़े ही हैं, इसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने मिलकर क्या बनाया था, होम रूल लीग आंदोलन को शुरुआत किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि डैश भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता थे। तो भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे, तो वो थे महात्मा गांधी। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। अगला है देखिए इसमें 3 को चीज़ भरना है। डैश फरवरी डैश को डैश आंदोलन स्थगित हो गया। तो देखिए 12 फरवरी 1922 को कौन सा आंदोलन स्थगित किया गया था, असहयोग आंदोलन स्थगित किया गया था। और क्यों स्थगित किया गया था, तो चौरी चौरा कांड जो हो गया था उसके बाद महात्मा गांधी ने कहा कि नहीं अब यह असहयोग आंदोलन जो है यह बंद कर दिया जाए अब, क्योंकि यह हिंसात्मक रूप ले चुका है। अगला है 4 नंबर कि साइमन कमीशन के अध्यक्ष डैश थे। तो साइमन कमीशन के अध्यक्ष जो थे वो थे सर जॉन साइमन। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे, सर जॉन साइमन जो थे वो साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे। यह कुल 7 सदस्यों वाला कमीशन था जिसमें एक भी भारतीय नहीं था, इसीलिए इसका विरोध किया जा रहा था। ठीक है, 5 नंबर में है कि डैश में डैश कर के विरोध में आंदोलन प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो आप इसमें भर सकते हैं कि बिहार में चौकीदारी कर, ठीक है, चौकीदारी कर के विरोध में आंदोलन आरंभ हुआ था। देखिए असल में सविनय अवज्ञा आंदोलन जब हुआ तो बिहार में तो समुद्र तट था नहीं, है ना, तो बिहार के लोग कैसे आंदोलन करते, तो बिहार के लोगों को यही मौका मिला कि चौकीदारी कर जो है इसको देना ही नहीं है। तो बिहार में चौकीदारी कर के विरोध में आंदोलन हुआ था। कब, सविनय अवज्ञा आंदोलन जब हो रहा था उस समय। ठीक है, अगला है 6 नंबर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो थे वो WC बनर्जी थे। ठीक है, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, अगला है कि डैश अप्रैल डैश को अखिल भारतीय किसान सभा का गठन डैश हुआ। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हैं 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ, लखनऊ में। ठीक है, और किसके द्वारा हुआ, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा, याद रखेंगे आप। ठीक, 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में हुआ था। यह लखनऊ का है, उत्तर प्रदेश में आज। चलिए अगला प्रश्न है आपका
8 नंबर की उड़ीसा में डैश विद्रोह हुआ। ठीक है, उड़ीसा में डैश में, उड़ीसा तो ये इसमें आप लिख सकते हैं कि उड़ीसा में अक्टूबर में खूंड विद्रोह हुआ था। ठीक है, और उस उड़ीसा में अक्टूबर के महीने में खूंड विद्रोह हुआ था। यह एक जनजातीय विद्रोह था। क्लियर है। अब चलते हैं इसके आगे। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न है, आपको मात्र 20 शब्दों में उत्तर देना है। कहने का मतलब छोटा में आपको 1 या 2 लाइन में ही इसका आंसर करना है। ठीक है, इसमें देखिए कुल 5 इधर प्रश्न है और 3 इधर प्रश्न, यानी कुल मिलाकर 8 प्रश्न है। तो हम इन 8 प्रश्नों को एक एक करके हल करते हैं। ठीक है, इसमें देखिए छोटा में ही आपको आंसर करना है। तो इसमें आप देखिए पहला जो प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन जो था यह क्यों हुआ था। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड से हारने के बाद तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य को विघटित कर दिया गया था। अतः 1920 के प्रारंभ में भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के प्रति इंग्लैंड को अपनी नीति बदलने के लिए बाध्य करने हेतु खिलाफत आंदोलन शुरुआत किया था। ठीक है, अगला है रोलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं। तो देखिए बढ़ती हुई क्रांतिकारी घटनाओं को दबाने के लिए 21 मार्च 1919 को अंग्रेजों ने क्रांतिकारी एवं अराजकता अधिनियम नामक कानून पारित किया था, जिसे रोलेट एक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को बिना साक्ष्य और बिना वारंट के भी गिरफ्तार किया जा सकता था। हो गया। अगला प्रश्न है 3 नंबर की दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था। तो देखिए दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य था नमक कानून का उल्लंघन कर सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करना। क्लियर है। और 4 नंबर प्रश्न है कि गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या था। तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन रोकने के लिए तथा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए अंग्रेजी वायसराय लॉर्ड इरविन तथा गांधी जी के बीच 5 मार्च 1931 को दिल्ली में एक समझौता हुआ था, जिसे गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। क्लियर है, बस इतना ही लिखना है आपको, छोटे में ही आपको इसका आंसर लिखना है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 5 नंबर की चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त में विवरण दे। ठीक है, तो देखिए चंपारण बिहार में बाध्यकारी नील की खेती हेतु तिनकठिया व्यवस्था को रोकने के लिए गांधी जी द्वारा पहला सत्याग्रह बिहार के चंपारण में किया गया था। ठीक है, गांधी जी के दबाव में आकर सरकार ने चंपारण एग्रीरियन कमेटी का गठन किया और तिनकठिया प्रथा जो थी वह समाप्त कर दी गई। क्लियर। 6 नंबर है कि मेरठ षड्यंत्र केस से आप क्या समझते हैं। तो देखिए मार्च 1929 में अंग्रेजों द्वारा कुछ वामपंथी नेताओं के विरुद्ध मेरठ के अदालत में झूठा देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया था, जो मेरठ षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला है 7 नंबर की जतरा भगत के बारे में आप क्या जानते हैं, संक्षेप में लिखे। तो देखिए 1914 से 1920 तक छोटानागपुर क्षेत्र के उरांव जनजातियों द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध हुए विद्रोह का नेता जो था वह कौन था, जतरा भगत था। ठीक। 8 नंबर है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई थी। तो देखिए भारतीय मजदूर वर्ग के उत्थान तथा उनकी मांगों के समर्थन हेतु 31 अक्टूबर 1920 को कांग्रेस पार्टी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपका जो लघु उत्तरीय प्रश्न था, अति लघु उत्तरीय प्रश्न 5 था इधर और 3 इधर, 8 प्रश्न आपने हल कर लिया। अब देखिए अगला जो प्रश्न है यह इसमें आपको सुमेलित करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो प्रश्न है इसमें आपको क्या करना है, जिससे जो मैच करेगा उसको मिलान कर देना है। पहला है गांधीवादी चरण। ठीक है, तो गांधीवादी चरण को आप इससे मैच कर सकते हैं ख से 1919 से 47। ठीक है, हालांकि यह जो 1919 से 47 है आप 1915 से 47 होगा। ठीक है, क्योंकि असल में गांधी जो थे वो 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से भारत आए थे और उसी समय से उन्होंने 16 में साबरमती आश्रम का स्थापना किया, 17 में फिर चंपारण सत्याग्रह किया, 18 में खेड़ा आंदोलन। इस तरह से उन्होंने 15 से ही अपना काम जो है आंदोलन वाला काम जो है स्टार्ट कर दिया था। तो 15 से 47 ज़्यादा फिट बैठता है 19 से 47 की अपेक्षा। ठीक है, तो थोड़ा आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला है चौड़ी चौरा हत्याकांड। चौड़ी चौरा हत्याकांड जो था यह 5 फरवरी 1922 को हुआ था उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला के चौड़ी चौरा नामक गांव में। ठीक है, इस चौड़ी चौरा में जो थाना था उस थाने को आग लगा दिया गया था आंदोलनकारियों के द्वारा। 3 नंबर है कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो इसमें कोई नहीं। ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। अगला है 4 नंबर कि बंगाल विभाजन कब वापस किया गया था। ठीक है, तो बंगाल विभाजन जो है यह 1911 में वापस किया गया था। असल में बंगाल विभाजन जो था यह 1905 में हुआ था। ठीक है, और उसके बाद बंगाल विभाजन के बाद बहुत विरोध प्रदर्शन होने लगे, स्वदेशी आंदोलन हुआ। तो हार कर अंग्रेजों ने कहा कि चलो छोड़ो, बंगाल विभाजन को क्या करते हैं, हम वापस करते हैं। तो 1911 में उन्होंने बंगाल विभाजन को वापस कर दिया, रोक दिया। अगला है हिंदू महासभा। ठीक, तो
हिंदू महासभा का जो गठन था ये पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। कब? 1915 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे 1915 में पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा हिंदू महासभा जो था इसका गठन किया गया था। अगला है मोपला विद्रोह। तो मोपला विद्रोह जब भी आए तो आप केरल याद रखेंगे। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। ठीक, चलिए अब बच गया कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष और इधर बच गया 1915। तो यह दोनों मैच नहीं खा रहा है। ठीक है, कांग्रेस का स्थापना हुआ था 1885 में। ठीक है, यहाँ 1915 है और यहाँ चूँकि प्रथम अध्यक्ष का बात हो रहा है तो यहाँ पे ये नहीं होगा। 1915 जो है ऑप्शन है यहाँ पे गलत है। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। यह आप पढ़ चुके थे। ठीक है, तो आप इससे इसको मिलान कर सकते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी से। क्लियर है? इसके बाद आपका जो अगला प्रश्न है लघुत्तरीय प्रश्न है, इसमें आपको 60 शब्दों में उत्तर देना है। ठीक है, यानी 4-5 लाइन में आपको क्या करना है, इसका आंसर देना है। 5 प्रश्न है, देखते हैं यहाँ 5 प्रश्न कैसे हल होगा। तो देखिए इसमें पहला जो प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे। ठीक है, तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में जनवरी 1921 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसे संपूर्ण भारत में अभूतपूर्व सफलता मिली। ठीक है, इस आंदोलन में सरकारी स्कूलों एवं कॉलेजों का बहिष्कार कर राष्ट्रीय विद्यालयों एवं कॉलेजों की स्थापना की गई। ठीक है, न्यायालय के स्थान पर पंचों का फैसला मानने पर जोर दिया गया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर स्वदेशी को बढ़ावा दिया गया इत्यादि। ठीक है, कांग्रेस और गांधी जी के नेतृत्व में समूचा देश पहली बार एक साथ आंदोलित हो उठा था, अतः इसे प्रथम जन आंदोलन की संज्ञा दी गई। इसीलिए इसको पहला जन आंदोलन कहा गया क्योंकि पूरा भारत एक साथ जो है इसमें जुड़ गया था। अगला है 2 नंबर की सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या परिणाम हुए। तो बहुत सारे परिणाम थे, आप इसको बिंदुवार लिख सकते थे। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के निम्न परिणाम हुए। इस आंदोलन में पहली बार महिला, मजदूर वर्ग, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के निर्धन व अशिक्षित लोग एक साथ जुड़े। ठीक है, दूसरा बिंदु है इस आंदोलन से समाज के विभिन्न वर्गों में अंग्रेज विरोधी भावनाएं व्याप्त हुई। ठीक है, तीसरा बिंदु है कि इस आंदोलन के अंतर्गत आर्थिक बहिष्कार ने ब्रिटिश आर्थिक हितों को प्रभावित किया। इस आंदोलन का एक मुख्य परिणाम ब्रिटिश सरकार द्वारा 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम पारित किया जाना था। ठीक है, यह चौथा बिंदु है, आप इसको चौथे बिंदु में लिखेंगे। इसके बाद आपका 3 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई। ठीक है, तो 3 बिंदु है। बिखरी हुई राष्ट्रवादी शक्तियों को एकजुट करने के लिए एक अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन की आवश्यकता थी। दूसरा है कि एक रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने इस दिशा में प्रयास शुरू किया और 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की। ठीक है, इसकी अगली बैठक जो थी 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ और यही पर जो है इस संगठन का नाम बदलकर अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। तो इस तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? 1885 को। ठीक, अगला है बिहार के किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखे। बिहार का जो किसान आंदोलन था उस पर आपको एक टिप्पणी लिखना है। ठीक, तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं? देखिए पहला बिंदु में लिखेंगे बिहार में नील उत्पादक किसानों की स्थिति काफ़ी दयनीय थी क्योंकि अंग्रेजों द्वारा 3 गठिया व्यवस्था लागू किया गया था, जिसमें किसानों को अपनी भूमि के 3/20 हिस्से पर नील की खेती करनी होती थी। यानी 1 बीघा में कम से कम 3 कट्ठा खेत पर क्या करना होता था? नील की खेती। दूसरा बिंदु है कि नील की खेती किसान नहीं करना चाहते थे क्योंकि इससे उनको ज़्यादा लाभ नहीं होता था और भूमि की जो उर्वरता थी वो नष्ट हो जाती थी। ठीक, तीसरा बिंदु है कि 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में चंपारण के ही एक किसान राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया तथा उन्हें चंपारण आने का अनुरोध किया। अंततः चंपारण सत्याग्रह के बाद इस प्रथा को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो बिहार का किसान आंदोलन का जब भी बात आए तो आप चंपारण आंदोलन जो था उसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपका 5 नंबर की स्वराज पार्टी की स्थापना एवं उद्देश्य की विवेचना करें। ठीक है, तो देखिए स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1923 में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था कांग्रेस द्वारा अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध असहयोगात्मक रवैया अपनाए रखते हुए देश के विभिन्न निर्वाचनों में भाग लेकर व्यावसायिक सभाओं एवं सार्वजनिक संस्थानों में प्रवेश कर सरकार के कामकाज में अवरोध पैदा करना। ठीक है,
असल में यह इसीलिए देखिए कांग्रेस से अलग हुई थी। कांग्रेस का कहना था कि हम निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे, व्यावसायिक सभा या सार्वजनिक संस्थानों में प्रवेश नहीं करेंगे। लेकिन स्वराज पार्टी एक जो अलग कांग्रेस से अलग हुई थी, इसका कहना यह था कि हम जब तक निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे, सार्वजनिक संस्थानों में प्रवेश नहीं करेंगे, तब तक हम कैसे अपना आंदोलन अच्छे ढंग से कर पाएंगे। तो इनका कहना था कि हम लोग उसमें भाग लेकर अंदर जाकर हम क्या करेंगे, आंदोलन को करेंगे। तो देखिए आपने इन पांचों प्रश्नों को हल कर लिया, ठीक है। इसमें 60 शब्दों में आपको इस सभी का उत्तर देना था। आगे जो प्रश्न है 6 नंबर, इसमें देखिए 150 शब्दों में इसका उत्तर देना है, यानी थोड़ा सा लंबा में इसका आंसर आपको करना है, ठीक है। इसमें कुल 6 प्रश्न हैं, चलते हैं 6 प्रश्नों को हल करते हैं। इसमें आपका पहला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ अंतर संबंधों की विवेचना करें, ठीक है। कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ था प्रथम विश्व युद्ध और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो इसमें प्रथम बिंदु में आप लिखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध में हो रहे खर्चों से इंग्लैंड की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हो गई थी। चूँकि भारत इंग्लैंड का एक महत्वपूर्ण उपनिवेश था, अतः भारत की भी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई और बेरोजगारी तथा महंगाई अपने चरम पर पहुँच गई थी, ठीक है। दूसरा बिंदु है कि प्रथम विश्व युद्ध ने भारत सहित पूरे एशिया और अफ्रीका में राष्ट्रवादी भावना को प्रबल बनाया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में जो राष्ट्रवाद की लहर उठी, उससे प्रभावित होकर भारत में ब्रिटिश सरकार ने शासन में कुछ सुधार करने का प्रयास किया, जो 1919 के मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड योजना या भारत सरकार अधिनियम के नाम से जाना गया, ठीक है। अगला बिंदु है कि प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड से हारने के बाद तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य को विघटित कर दिया गया। ऑटोमन साम्राज्य का शासक इस्लामी दुनिया का खलीफा होता था। इससे भारतीय मुसलमानों में नाराज़गी बढ़ी, अतः 1920 के प्रारंभ में भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के प्रति इंग्लैंड को अपनी नीति बदलने के लिए बाध्य करने हेतु महात्मा गांधी के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन भी शुरू कर दिया। तो यह प्रथम विश्व युद्ध से जुड़ा हुआ था। अगला है लास्ट बिंदु कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न परिस्थितियों ने राष्ट्रीय आंदोलन में गांधीवादी चरण यानी 1915 से 1947 के लिए पृष्ठभूमि के निर्माण का कार्य किया। क्लियर है? तो आप इतना बिंदु लिख सकते हैं इस पहले प्रश्न में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आपका 2 नंबर प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के कारण एवं परिणामों का वर्णन करें, ठीक है। तो सबसे पहले तो कारण देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन सितंबर 1920 में गांधी जी की प्रेरणा से असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया, जिसके मुख्य कारण निम्न थे। क्या कारण थे? तो खिलाफत आंदोलन का मुद्दा था। दूसरा था पंजाब में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके विरुद्ध न्याय प्राप्त करना, यह भी एक मुद्दा था। और तीसरा था स्वराज की प्राप्ति। तो 3 मुद्दा के चलते यह जो आंदोलन है असहयोग आंदोलन वह स्टार्ट हुआ। देखिए इस आंदोलन में सरकारी स्कूलों एवं कॉलेजों का बहिष्कार कर राष्ट्रीय विद्यालयों कॉलेजों की स्थापना की गई। न्यायालय के स्थान पर पंचों का फैसला मानने पर जोर दिया गया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर स्वदेशी को बढ़ावा दिया गया इत्यादि। और भी बहुत सारे काम हुए, ज़्यादा हम नहीं लिखें क्योंकि ज़्यादा आंसर जो है बड़ा हो जाएगा। चौरी चौरा कांड के बाद जो था इस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। इसके निम्न परिणाम सामने आए। क्या परिणाम आया? तो देखिए मुख्य जो ऐसे तो बहुत सारे परिणाम थे, लेकिन मुख्य जो परिणाम है उसको हम लिखे हैं। पहला है कांग्रेस एवं गांधी जी में संपूर्ण भारतीय जनता का विश्वास जागृत हुआ। हालांकि यह आंदोलन सफल नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस और गांधी जी में पूरे भारत के जो जनता था उसका विश्वास जो है वह जागृत हुआ। पहली बार समूचा देश एक साथ आंदोलित हो उठा था, ठीक है। और अंतिम बिंदु है कि पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने वाली भाषा के रूप में हिंदी को मान्यता मिली, ठीक है। तो आप इतना लिख सकते हैं 2 नंबर प्रश्न के आंसर में, ठीक है। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न 3 नंबर पे। देखिए 3 नंबर प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों की विवेचना करें। सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या कारण थे? तो इसमें 4-5 बिंदु है, आप इसको लिख लें। पहला बिंदु है कि ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया, जो 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा, यानी सबसे पहले मुंबई पहुंचा था 3 फरवरी 1928 को, ठीक है। इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। इसमें कुल 7 सदस्य थे और एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे इसमें। दूसरा बिंदु है कि 1929-30 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा पड़ा। पूरे देश का वातावरण सरकार के खिलाफ थी, ठीक है। यह भी एक बड़ा कारण था। तीसरा कारण है कि मेरठ षड्यंत्र केस और लाहौर षड्यंत्र केस ने भी सरकार विरोधी विचारधारा को उग्र बना दिया, है ना। जबरदस्ती बिना काम का झूठा केस लाद दिया गया था कुछ वामपंथियों पर, ठीक है, इस दोनों केस में। अगला बिंदु है कि दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई तथा 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। इस प्रकार पूरे देश में उत्साह की एक नई लहर जागृत हुई, ठीक। और अंतिम बिंदु है कि आंदोलन प्रारंभ होने से पूर्व गांधी जी ने वायसराय लॉर्ड इरविन के समक्ष 11 सूत्री मांग रखा था, परंतु इरविन ने मिलने तक से भी इनकार कर दिया, ठीक है। और इसी सब कारण के चलते सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वह स्टार्ट हो गया।
ठीक, चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न है 4 नंबर कि भारत में मजदूर आंदोलन के विकास का वर्णन करें। ठीक है, तो इसको तो उत्तर में आप लिख सकते हैं, बिंदुवार लिखना है आपको, बिंदुवार लिखने से ज़्यादा अच्छा नंबर आता है। पहला बिंदु है कि 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में सर्वप्रथम सुब्रमण्यम अय्यर ने मजदूरों की यूनियन के गठन की वकालत की थी। सबसे पहले सुब्रमण्यम अय्यर ने की थी। ठीक है, उसके बाद 1917 में अहमदाबाद में प्लेग की महामारी फैलने के कारण मजदूरों को शहर छोड़ने से रोकने के लिए उनके वेतन में वृद्धि की गई थी, जो महामारी खत्म होते ही समाप्त कर दी गई। इससे मजदूर जो थे वो काफ़ी असंतुष्ट थे। ठीक है, मजदूर काफ़ी असंतुष्ट थे, यहाँ पे सही कर लेंगे। ठीक है, काफ़ी क्या थे, असंतुष्ट थे। अब अगला बिंदु है कि प्रथम विश्व युद्ध और उससे उत्पन्न महंगाई के कारण मजदूरों के बोनस की कटौती कर दी गई थी, जो उनके लिए कष्टदायक थी। ठीक है, और अगला बिंदु है कि 1917 के रूसी क्रांति तथा श्रम संगठन की स्थापना का प्रत्यक्ष प्रभाव भारतीय मजदूर वर्ग पर पड़ा। ठीक, और अंतिम बिंदु में लिखेंगे कि 31 अक्टूबर 1920 को कांग्रेस पार्टी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की, जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, लाला लाजपत राय थे। ठीक है, तो मजदूर आंदोलन के विकास में आप इतना बिंदु लिख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न जो है वह 5 नंबर है। देखिए 5 नंबर में क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदान की विवेचना कीजिए। अब गांधी जी के योगदान का विवेचना करना है। ठीक, तो गांधी जी के बारे में आपको लिख देना है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ठीक है, 1893 में वे साउथ अफ्रीका चले गए और 9 जनवरी 1915 में वो भारत लौटे। ठीक, 16 में उन्होंने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम का स्थापना किया। 17 में बिहार में चंपारण आंदोलन किया। चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद उन्होंने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूरों के समर्थन में किया। ठीक है, इसके बाद गांधी जी ने 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में आंदोलन चलाया, कर नहीं आंदोलन। इसके बाद फिर रॉलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन इत्यादि आंदोलनों में गांधी जी की प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो आप इतना लिख सकते हैं गांधी जी के बारे में। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न, देखिए इसमें क्या कर रहा है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में वामपंथियों की भूमिका को रेखांकित करें। यानी वामपंथियों की क्या भूमिका थी उसको आपको रेखांकित करना है। तो आप इसमें देखिए बिंदुवार लिखेंगे। पहले बिंदु में लिखेंगे वामपंथी शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था, फ्रांसीसी क्रांति में। ठीक है, 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में भारत में वामपंथी विचारधारा को फैलाने में मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, मौलवी बरकतुल्ला, गुलाम हुसैन के आदि प्रमुख थे। ठीक है, 1920 में M.N. रॉय ने ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की, इसको याद रखेंगे। अगला है आतंकवादी राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के कारण सरकार ने इन लोगों का दमन शुरू किया और झूठा केस में इन लोगों को फंसाया, है ना। पेशावर षड्यंत्र केस 22 से 23 में, कानपुर षड्यंत्र केस 1924, मेरठ षड्यंत्र केस 1929 से 33। इसके तहत 8 लोगों पर मुकदमे चलाए गए थे। ठीक है, तो इस तरह से सरकार ने क्या किया, झूठा केस में इन लोगों को फंसाने लगा। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान वामपंथियों ने कांग्रेस का विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि कांग्रेस उन उद्योगपतियों एवं जमींदारों के समर्थन से चल रही थी जो मजदूरों का शोषण करते थे। ठीक है, अंततः कांग्रेस में फूट पड़ी और वामपंथी दल के लोग कांग्रेस से अपना संबंध तोड़ लिए। तो आप इतना 6 नंबर क्वेश्चन में लिख सकते हैं। तो आपने इन सभी प्रश्नों को हल कर लिया अच्छे से। ठीक है, इसमें देखिए कुल मिलाकर इधर वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी हल हो गया, इधर भरने वाला था, यहाँ पे देखिए अति लघु उत्तरीय था, मिलान करने वाला था, लघु उत्तरीय था, फिर दीर्घ उत्तरीय था। तो इन सभी को आपने हल किया। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबा ले, ताकि हर नया वीडियो आप तक पहुँचता रहे। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक आप अपना पढ़ाई जारी रखें, पढ़ते रहें और खुश रहें।